तो आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट का सॉल्यूशन। फर्स्ट वीडियो में हमने एमसीक्यू को कवर किया था, इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस को। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, द थ्री एलिमेंट ए बी एंड सी विद सिमिलर प्रॉपर्टीज हैव एटॉमिक मासेस एक्स वाई एंड जेड। क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि ये थ्री एलिमेंट है आपके ए बी और सी, ठीक है, और एक्स वाई जेड इनके एटॉमिक मासेस हैं। द मास ऑफ y इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू द एवरेज मास ऑफ x एंड z। क्या बोला क्या है कि y का जो मास है ना, वो x और z के एवरेज के अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है ना। तो ये अप्रॉक्सीमेटली के लिए हमने ये साइन यूज किया है, मतलब इक्वल है, ऐसे बोल दो। ओके, फिर बोला है व्हाट इज सच एन अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट कॉल्ड। तो ऐसे अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, ट्रायड। डोबेराइनर का ट्रायड आपने पढ़ा हुआ है कि अगर थ्री एलिमेंट हैं, ठीक है, और ध्यान रखना कि उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उनकी प्रॉपर्टी बाबू सिमिलर होनी चाहिए और उन्हें आप इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लिख लो, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में लिख लो। अगर हम बात करें कि यहाँ पे सबसे ज़्यादा मास सी का होगा, फिर बी का, उसके बाद ए का, है ना। तो इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अगर आप अरेंज करते हो तो ए और सी, है ना, मतलब फर्स्ट और थर्ड का जो एटॉमिक मास का एवरेज होगा वो बी के एटॉमिक मास के इक्वल होता है। ओके, यही है डोबेराइनर का ट्रायड। तो पूछा गया है कि इस तरह से अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, एलिमेंट के अरेंजमेंट को क्या बोलते हैं, तो वो ट्रायड आप बोलते हो, ठीक है। डोबेराइनर तो साइंटिस्ट का नाम है, यहाँ पे डोबेराइनर ने ये ट्रायड दिया था इसलिए उसका नाम हो गया डोबेराइनर ट्रायड, ठीक है। आपको डोबेराइनर नहीं लिखना है यहाँ पे, केवल ट्रायड लिखना है, ठीक है। गिव वन एग्जाम्पल ऑफ सच अ सेट ऑफ एलिमेंट। तो एनसीईआरटी में आपको तीनों सेट गिवन है, तीनों सेट को अच्छे से याद करना बाबू, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि उसके एटॉमिक नंबर को याद रखना है, एटॉमिक मास को याद रखना, उस तीनों ट्रायड को आप अच्छे से याद रखना, क्योंकि तीनों में किसी को भी दिया जा सकता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में भी तीनों में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। खैर, एक पूछा है, एक मैं बता देता हूँ, जैसे कि लिथियम है, सोडियम और पोटाशियम, ठीक है। तो इसका 7 होता है, सोडियम निकाल के दिखाएंगे, वैसे 23 होता है, और पोटेशियम का 39 होता है ना। तो 7 और 39 को ऐड करो, 46 डिवाइडेड बाई 2, देखो 23 बीच के इक्वल हो गया ना। ऐसे ही होता है आपका कैल्शियम, स्ट्रॉन्सियम और बेरियम। तो कैल्शियम का 40 होता है, स्ट्रॉन्सियम का आई थिंक 88 के आसपास है, बेरियम का 137 होता है। इन दोनों का एवरेज निकालोगे तो लगभग इसके बराबर आएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि एग्जैक्ट आए, ठीक है, उसके नियरली भी आ सकता है। ओके, ऐसे ही आपका तीसरा जो ट्रायड है क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन का, तो इसका 35.5 होता है, ब्रोमीन का 80 और आयोडीन का 127, ठीक है। तो 127 और 35 प्लस 5 का 0.5 का एवरेज आप ले लो, ब्रोमीन के एटॉमिक मास की इक्वल आ जाएगा। क्लियर। खैर, एक ही पूछा है, आप किसी एक को भी बता सकते हैं यहाँ पे। एलिमेंट हैव बीन अरेंज इन द फॉलोइंग सीक्वेंसेस ऑन द बेसिस ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में अरेंज किया गया है और आपको बताना है पिक टू सेट ऑफ एलिमेंट विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज। तो मैंने आपको इसी क्वेश्चन में बताया था कि अगर सिमिलर प्रॉपर्टी की बात हो रही हो तो इसका मतलब ये है कि वो सेम ग्रुप के एलिमेंट होने चाहिए, सेम ग्रुप के एलिमेंट होने चाहिए। तो अब डिसाइड कर लो यहाँ पे कौन सेम ग्रुप के हैं। तो जरा आप देखो, आप अच्छे से यहाँ से इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले बाबू हमें ग्रुप नंबर डिसाइड करना पड़ेगा, है ना, कौन से एलिमेंट सेम ग्रुप में आते हैं। तो इसके लिए आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। अगर वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको पता है तो वैलेंस सेल में जो इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हैं उनके बेसिस पे हम ग्रुप नंबर डिसाइड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे देखो फ्लोरीन है, तो आउटर मोस्ट में आपका 7 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप 17 है। ऐसे ही आप देखो यहाँ पे क्लोरीन है ना, तो 2, 8, 7 है ना, ये भी ग्रुप 17 का ही एलिमेंट होगा। तो ये दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होंगी, सिमिलर होंगी। ऐसे ही सोडियम देखो आपका 281 है ना, और आप पोटाशियम देख सकते हो 2881, ठीक है। तो सोडियम और पोटाशियम सेम ग्रुप में होते हैं। तो जैसे कि इसने पूछा है पिक टू सेट्स ऑफ एलिमेंट विच हैव सिमिलर प्रॉपर्टीज, तो यही 2 सेट हैं और सेट नहीं होंगे, ठीक है ना। और सेट आप नहीं बना सकते, यहाँ पे चेक कर लेना आप, है ना, मैंने आपको आइडिया दे दिया है। बी है द गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट विच, एक मिनट रफ कर लें इसको, द गिवन सीक्वेंस रिप्रेजेंट विच लॉ ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। तो ज़रा देखते हैं, अगर अब बात करो कि सोडियम की, सोडियम से कौन से पोजीशन पे पोटेशियम है, और वैसे ही फ्लोरीन और आपका क्लोरीन था। तो 1 फ्लोरीन के लिए 1 है ना, 1 2 3 4 5 6
7, 8, 8th पोजीशन पे है ना। सिमिलर प्रॉपर्टीज़ वाले अगर एलिमेंट मिले तो क्या बोलते हैं इसको, न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स। याद है न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स कि अगर उनके इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के ऑर्डर में एलिमेंट को अगर अरेंज करते हो तो फर्स्ट और लास्ट, सॉरी या लास्ट बोल रहा हूँ, 8th वाले एलिमेंट की जो प्रॉपर्टीज़ होगी वो सिमिलर होती हैं। ऐसे ही आप सोडियम, तो देखो सोडियम के बाद 8th पोजीशन पर आते हैं मैग्नी, है ना, 2nd, 3rd, 4, 5, 5, 6, 7। अब देखो इसके बाद आ रहा है आर्गन, लेकिन आर्गन बाबू जब ये है ना न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव्स जब तैयार हुआ था तो उस टाइम ऑर्गन नहीं था, है ना, ऑर्गन डिस्कवर्ड नहीं था, तो इस चीज़ का ध्यान रखने। पोटाशियम, क्लियर है, चीज़ें ध्यान रखनी है आपको कि आपका मैंडले पीरियोडिक टेबल जब देखा गया उसमें भी, तो उसमें देखो आपका 18th ग्रुप के लिए पोजीशन छोड़ दिया गया है ना। तो ये याद रखना है कि मैंडलिव तक भी इनर्ट गैस की डिस्कवर्ड नहीं हुई थी, जैसे हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन, इनमें से 6 में से किसी की भी डिस्कवर्ड नहीं हुई थी। इस बात का ध्यान रखेंगे। तो अगर कहीं से बीच में आ जाता है इस तरीके का सिचुएशन तो ध्यान रखना, इनर्ट गैस को इग्नोर कर देना है आपको। 29, कैन द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बी क्लासिफाइड एज डोवेराइनर ट्राइड। तो मैंने आपको पहले ही बताया कि अगर आपको क्लासिफिकेशन करनी है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करो क्या वो सेम ग्रुप के एलिमेंट हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ चेक करो क्या वो सेम ग्रुप के एलिमेंट है। लेकिन अब तुम्हारे दिमाग में सवाल चलेगा कि डोवेराइनर ने ट्राइड जब बनाया था तो उस टाइम ऐसा कुछ नहीं था कि सेम ग्रुप वगैरह वाले। अरे सीख तो चुके हो ना, हम चैप्टर पढ़ने के बाद ही इस एक्सरसाइज को कर रहे हैं ना, तो अब डोवेराइनर के अकॉर्डिंग थोड़ी ना चलेंगे। अब कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगाएंगे कि अगर डोवेराइनर ट्राइड है, ठीक है ना, तो उनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए। और प्रॉपर्टी सिमिलर कब होंगी, जब वो ग्रुप सेम में होंगे, है ना, एक ही ग्रुप में होंगे। तो चेक करो क्या सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन सेम ग्रुप के हैं। नहीं, अगर सोडियम का देखोगे तो 281 होता है तो ग्रुप नंबर फर्स्ट हो जाएगा। सिलिकॉन का देखोगे तो 284 होता है तो ये 4th ग्रुप में आ जाएगा। क्लोरीन का देखोगे तो 287 होता है तो ये 17th ग्रुप में एलिमेंट है। तो जब ग्रुप नंबर ही चेंज हो रहा है, ग्रुप ही चेंज हो रहा है, तो फिर ये एक इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर तो होगी नहीं, ठीक है ना, पहली चीज़। दूसरी बात, आप चाहो तो इनका एवरेज एटॉमिक मास वाला कॉन्सेप्ट भी लगाकर चेक कर लेना, देखो। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया अगर वो हो भी जाता है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर नहीं है। तो आप एक्सप्लेनेशन में खैर मेंशन कर सकते हो, ठीक है। तो मैं आप देखो सोडियम, सिलिकॉन और क्लोरीन है। सोडियम का 23 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक है। प्लस करो तो ये आ जाएगा आपका 85.5 डिवाइडेड बाई 2 तो 29.25। ओके, सिलिकॉन का जो एटॉमिक मास होता है वो भी 29 के, है ना, 29 ही होता है, तो उसी के आसपास की वैल्यू है कि नहीं, ठीक है। इस हिसाब से तो सही है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होनी चाहिए, वो सिमिलर नहीं है। तो ये ध्यान रखना है आपको। सबसे ज़रूरी चीज़ है कि प्रॉपर्टीज़ सिमिलर होनी चाहिए, सेम ग्रुप के एलिमेंट होने चाहिए, तभी डोवेराइनर ट्राइड आप लगा सकते हो, है ना, सॉरी डोवेराइनर का ट्राइड बना सकते हो उस कॉन्सेप्ट को लगा करके। ओके, नेक्स्ट ये क्वेश्चन हो गया आपका 30 नंबर। ओ अभी बी पार्ट छूट गया अभी। बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम, यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ ये एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। तो बेरिलियम 22, मैग्नीशियम का 282 और कैल्शियम का 2882, है ना। तो ग्रुप नंबर सेम होगा, ग्रुप 2 के एलिमेंट है सारे। इसका मतलब यहाँ पे हम ट्राइड अप बना सकते हैं, है ना, पॉसिबिलिटी है, हम देख लेंगे। अब दूसरा चीज़ लगाएंगे, लेकिन पहले आपको सेम ग्रुप पहले आइडेंटिफाई करनी होगी, ठीक है। ओके, तो बेरिलियम का आपका होता है 9, है ना, और कैल्शियम का आपका 40, ठीक है। दोनों का एवरेज लेते हैं तो ये 40 + 9 डिवाइडेड बाई 2 तो यही 24.5 के समथिंग आ जाएगा वैल्यू, है ना। देखो मैग्नीशियम की जो वैल्यू होती है 24 होती है, तो नियरली तो वैल्यू है, ठीक है। तो इसका बनाया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से एक्सप्लेनेशन में आपको दोनों चीज़ें मेंशन करनी है। 30, in Mandeli's periodic table the element were arranged in increasing order of their atomic masses. However, cobalt with atomic mass of 58.93 AMU was placed before nickel having an atomic mass 58.71 AMU. give reason for the same. देखो इसका अगर रीजन तुम्हें एक लाइन में लिखना हो, एक वर्ड में लिखना हो, तो ये लिख देना आप कि सिमिलर प्रॉपर्टीज होने की वजह से
ठीक है, उसे इससे पहले रखा गया है ना। यहाँ पे मास के ऑर्डर को इग्नोर करते हुए यहाँ पे हमें ध्यान रखना होगा कि प्रॉपर्टीज सिमिलर होनी चाहिए, सिमिलर प्रॉपर्टीज जो कि तभी एक ग्रुप में रख पाओगे, ठीक है। तो सबसे पहली जो प्रायोरिटी है आपकी किसकी, वो है प्रॉपर्टीज़ की, सिमिलर प्रॉपर्टीज़ की, उसके बाद हम मास नंबर को प्रायोरिटी देते हैं। 31st क्वेश्चन, हाइड्रोजन ऑक्यूपाई अ यूनिक पोजीशन इन मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, जस्टिफाई द स्टेटमेंट। तो देखो हाइड्रोजन की खास बात क्या है मैं आपको यहाँ बताता हूँ। हाइड्रोजन एक ही इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये बाबू अगर अल्कली मेटल के साथ, ठीक है, अल्कली मेटल जैसे कि आपका सोडियम ग्रुप फर्स्ट वाले एलिमेंट ले लो, अल्कली मेटल के साथ अगर रिएक्ट करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन गेन करता है, इलेक्ट्रॉन गेन करता है, ठीक है। मतलब उस केस में ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेगा तो इस पे प्लस आ जाएगा, इस पे माइनस आ जाएगा क्योंकि ये गेन करेगा। लेकिन यही हाइड्रोजन जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करे देन ऐसे केस में ये एक इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, तो इस पे आ जाएगा प्लस और इस पे आएगा माइनस। तो एक मज़ेदार चीज़ देख सकते हो आप कि ये इलेक्ट्रॉन एक केस में ले भी रहा है और एक केस में दे भी रहा है। मतलब अगर दे रहा है तो इसका मतलब वो अल्कली मेटल की तरह बिहेव कर रहा है, क्योंकि अल्कली मेटल यानी सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, लॉस करता है। और जो ग्रुप 17 के एलिमेंट हैं, जैसे क्लोरीन हमने लिया, ठीक है, या फ्लोरीन ले लो तो 2 7 है ना, क्लोरीन की बात करें 2 8 7, तो ये अपना एक इलेक्ट्रॉन ले करके, ठीक है, अपनी ऑक्टेट को कंप्लीट करता है, अपनी स्टेबिलिटी को गेन करता है। ऐसे ही फ्लोरीन है, एक गेन करेगा तो 2 8 हो जाएंगे, तो इसकी स्टेबिलिटी गेन हो जाएगी, तो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है। यही काम तो हाइड्रोजन भी कर रहा है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके भी अपनी स्टेबिलिटी को गेन करता है, और एक इलेक्ट्रॉन गेन करके, है ना, अपने डबलेट को पूरा करता ही है ना। आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन्स इसमें भरे जा सकते हैं, 2 को पूरा कर लेता ही है, जिसकी वजह से इसकी स्टेबिलिटी गेन हो जाती है। तो दोनों की तरह प्रॉपर्टीज़ देखने को मिल रही है आपको, ठीक है। इसीलिए इसको ना तो ग्रुप 17 में रखा गया, ना ही तो प्रॉपरली ग्रुप फर्स्ट में रखा गया है। आप देखना इसका जो बॉक्स होगा वो बिल्कुल सेपरेट है, लेकिन आपको पीरियोडिक टेबल में आपको ग्रुप फर्स्ट में ही दिखाई देगा, लेकिन उस ग्रुप से वो सेपरेट दिखाई देता है, ठीक है, यह होता भी है। तो ये रहा 32 राइट द फॉर्मूला ऑफ क्लोराइड ऑफ एका एल्युमिनियम और एका सिलिकॉन और एका एल्युमिनियम, द एलिमेंट प्रिडिक्टेड बाय मेंडलीव्स। ये मैंने क्वेश्चन MCQ में भी बताया था। देखो पहली बात तो ये पकड़ना होगा ना कि आपका एका सिलिकॉन क्या है, ठीक है। एका सिलिकॉन किसको कहा गया, तो जर्मेनियम को। एका एल्युमिनियम किसको कहा गया, गैलियम को, ध्यान रखना है, ठीक है। तो सिलिकॉन है किस ग्रुप का, 14 ग्रुप का। देखो कन्फ्यूजन ना हो, आप गैलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने की कोशिश मत करना, ठीक है। वो सिलिकॉन आप लिख लो तो 284 होता है, तो ग्रुप 14 हो जाएंगे ना। तो वैलेंसी आपकी 4, तो GeCl4 हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी 1, देखो कैसे लिखेंगे, Ge ग्रुप 14 का है तो आपका वैलेंसी 4 हो जाएगा, और क्लोरीन है 1 होता है, ठीक है, तो GeCl4। ऐसे ही एका एल्युमिनियम तो ग्रुप 13 का है ये, तो क्या हो जाएगा, Ga एल्युमिनियम है ना, सॉरी किसके साथ बनाना है, क्लोराइड के साथ, तो GaCl3। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 33, 3 एलिमेंट A, B and C have 3, 4 and 2 इलेक्ट्रॉन रिस्पेक्टिवली इन देयर आउटर मोस्ट सेल, ठीक है। अब देखो आउटर मोस्ट सेल में 3 है, 4 है और 2 है, ठीक है। तो ये जो होगा, ये ध्यान से देखो, ग्रुप 13 का एलिमेंट हो जाएगा, B जो है ग्रुप 14 का हो जाएगा, और C जो है बाबू ग्रुप 2 का एलिमेंट हो जाएगा, ठीक है। ये पहले दिमाग में चलना चाहिए, आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, समझने की ज़रूरत है। गिव द ग्रुप नंबर टू विच दे बिलोंगिंग इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, ऑल्सो गिव देयर वैलेंसी। अब खुद सोचो कि ग्रुप नंबर आपका तो यही हो जाएगा ना, 13, 14 और 2, और पूछा है आपसे कि ग्रुप नंबर इन विच दे बिलोंग टू देयर, ऑल्सो गिव देयर वैलेंसी। तो देखो ये ग्रुप 13 के एलिमेंट है, ठीक है। तो यहाँ पे 4 से कम है ना बाबू, 4 से कम है, तो ये इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है, 2 है, ये भी इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा, तो इसकी वैलेंसी 2। बात करें ग्रुप 14 की, है ना, तो यहाँ पे शेयरिंग होती है, तो यहाँ पे भी वैलेंसी जो शेयरिंग में जाता है, जो बॉन्डिंग के लिए इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो 4 है, तो इसकी भी वैलेंसी आपकी 4 हो जाती है। और ये बात समझ में ना। 34, इफ एन एलिमेंट X इज प्लेस्ड इन अ ग्रुप 14, व्हाट विल बी द फॉर्मूला एंड द नेचर ऑफ द बॉन्डिंग ऑफ इट्स क्लोराइड। क्या बोला है कि ग्रुप 14 में रखा गया है, ठीक है। तो वैलेंसी आपकी 4 हो गई, और किसके साथ बनाना है, क्लोराइड के साथ, ठीक है। तो आपका X
Cl4। अब देखो ग्रुप 14 के जो एलिमेंट होते हैं वो बाबू कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं, है ना। तो बॉन्ड का जो नेचर होगा वो क्या होगा, कोवेलेंट होगा, ठीक है। शेयरिंग होगी इलेक्ट्रॉन की, लॉस नहीं होगी। 35 कंपेयर द रेडियाई ऑफ टू स्पीसीज एक्स एंड वाई, गिव रीजन फॉर योर आंसर। एक्स हैज 12 प्रोटॉन एंड 12 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। देखो एक्स जो है आपका 12 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन है, वाई जो है आपका 12 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन है। अब बात को समझोगे, ठीक है। अगर आप यहाँ पे चेक कर पा रहे हो तो दोनों में नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, इसका मतलब दोनों का एटॉमिक नंबर तो बाबू सेम है, नो डाउट, ठीक है। क्योंकि अगर नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है तो एटॉमिक नंबर डेफिनेटली सेम ही होगा, है ना। एटॉमिक नंबर आप नंबर ऑफ प्रोटॉन से डिसाइड करते हो। अब यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 10 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब वाई स्पीसीज ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, लेकिन न्यूक्लियस में अभी 12 प्रोटॉन अवेलेबल हैं, इसने यहाँ पे 12 इलेक्ट्रॉन है। तो एक बात को समझो बाबू, अगर मान लो ये जो है मैग्नीशियम है ना, अगर आप देखोगे एटॉमिक नंबर 12 मैग्नीशियम का ही होता है और ये Mg2+ होता है, बात को समझेंगे। तो ये न्यूट्रल है, ठीक है, जो X है, और ये Y है, ये आयनिक स्पीसीज है। इसने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए हैं बाबू। जब इलेक्ट्रॉन, एक एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देता है ना, जब कैटायन बनाता है तो उसकी साइज छोटी हो जाती है। क्यों? क्योंकि अंदर में जो प्रोटॉन है अब 10 इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ इंटरेक्ट कर रहा था, ठीक है। यहाँ पे 12 प्रोटॉन 12 इलेक्ट्रॉन के साथ थे। अब बताओ यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो कम हो गया ना, तो इंटरेक्शन अब 10 इलेक्ट्रॉन के साथ होगा तो ज़्यादा अच्छे से होगा इंटरेक्शन। आ रही बात समझ में? तो इसीलिए, या फिर मैं सिंपली बोल दूं तो ये याद रखें कि कैटायन की जो साइज होती है वो न्यूट्रल एटम से, उसी के न्यूट्रल एटम से छोटी होती हैं, ठीक है। 36 अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक रेडियाई। अब यहाँ पे एटॉमिक रेडियाई के इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। तो इसको कैसे डिसाइड करते हो आप? अगर आपको ग्रुप नंबर पीरियड रट्टा मार चुके हो, है ना, और अच्छे से याद है तब तो ठीक है, अदरवाइज आपके पास बेसिक कॉन्सेप्ट है तो डेफिनेटली कर लोगे। जैसे कि लिथियम है तो 2 और 1 हाइड्रोजन हीलियम लिथियम है ना, और बेरिलियम है तो 2 2, फ्लोरीन है 2 7 और नाइट्रोजन है 2 5। अब ध्यान से सुनना, ये सारे किस पीरियड के हैं? पीरियड आपका सेकेंड है। ध्यान से देखेंगे, क्यों? क्योंकि 2 ही सेल भरे गए हैं तो पीरियड इनका सेम है। क्लियर? ओके, ये ग्रुप नंबर इसका फर्स्ट हो जाएगा, इसका ग्रुप नंबर आपका 2 हो जाएगा, इसका ग्रुप नंबर 7 हो जाएगा, इसका ग्रुप नंबर 5 हो जाएगा। तो देखो कैसे अरेंज करेंगे इसको। पहले ग्रुप फर्स्ट वाले को यानी लिथियम, ध्यान से देखना है, फिर आपका बेरिलियम, फिर आपका नाइट्रोजन और फिर आपका फ्लोरीन। इस तरीके से अरेंज कर लेना आपको, है ना। ग्रुप फर्स्ट, सेकेंड, 5 और 7। अब सोचो कि अगर एक ही पीरियड में, पीरियड सेम है, सेकेंड पीरियड, अब एक पीरियड में आप लेफ्ट टू राइट मूव करोगे तो क्या होता है? साइज इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी? साइज बाबू क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्लियर? तो सबसे बड़ी साइज किसकी होगी? लिथियम की, फिर फ्लोरीन की, नाइट्रोजन की। तो फ्लोरीन की सबसे छोटी होगी, तो इसी ऑर्डर में आपको लिख लेना है ना। फ्लोरीन इंक्रीजिंग ऑर्डर बोला है ना, तो फ्लोरीन, उसके से बड़ा नाइट्रोजन, फिर बेरिलियम, फिर आपका लिथियम। ऐसे ही इसको देखो, क्लोरीन और 80 है या AR है? 80 है। यहाँ पे जो एलिमेंट दिए गए हैं क्लोरीन, एंटीमनी, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो यहाँ पे एंटीमनी आपको परेशान डेफिनेटली कर सकता है, ठीक है। बट समझना है आपको क्या, अगर आपको याद हो ग्रुप 17 में देखो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन और उसके बाद एंटीमनी है, ठीक है। एक झलक तो आपको याद कर भी लेना चाहिए, एक आइडिया हो जाना चाहिए तो ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। क्योंकि यहाँ एटॉमिक नंबर फिलहाल आप याद रखना, चाहे याद भी रख सकते हो, मैं आपको आइडिया दे देता हूँ, है ना। याद ही कर लो तो ज़्यादा बेहतर है। देख बाबू कैसे याद करेंगे, क्या रूल आपको याद रखनी है। ऐसे भी रहने दो, वो चीज़ें तुम्हारे ज़्यादा काम की नहीं है ना, ज़्यादा यूजफुल नहीं होगा, तो बेकार की चीज़ें हम नहीं चाहते याद करवाना। फिलहाल आप इसे समझ लें, ठीक है। वैसे 2, 8, 18 है ना, 18, 32 इस तरह से होता है, बट ज़रूरत नहीं बाबू, है ना। आप समझ लो, आपके लिए यूजफुल नहीं है ये, ठीक है। पूरा याद रखना। हाँ, इतना तो याद रख लो आप, आपका यहाँ तक
जिससे आप 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को लिख सकते हो। ठीक है, ये ऑर्डर तो आपको याद होना ही चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो अब देखो ग्रुप नंबर सेम है, और सेम ग्रुप में अगर आप नीचे आते हो तो क्या होता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज हो जाती है ना, नया सेल का एडिशन हो रहा है जिसकी साइज़ बड़ी हो जाती है। तो सबसे छोटी साइज़ इसकी होगी, ठीक है, और सबसे बड़ी साइज़ इसकी होगी। अब आप ऑर्डर लिख सकते हो कि नहीं, फ्लोरीन की सबसे छोटी साइज, फिर उसके बाद क्लोरीन, फिर ब्रोमीन, उसके बाद आयोडीन, उसके बाद एंटिमनी। नोट कर लो। 37, आइडेंटिफाई एंड नेम द मेटल आउट ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट हुज इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आर गिवन बिलो। यहाँ पे बताना है कि कौन मेटल है, नॉन मेटल है। ठीक है, तो देखो 282 ग्रुप सेकंड में, और ग्रुप सेकंड के जो भी एलिमेंट है वो सारे के सारे मेटल हैं आपके। ग्रुप फर्स्ट के सारे मेटल हैं। ग्रुप 17 के है ना, इनर्ट गैस है, नॉन मेटल होते हैं। और 2-1 ये आपका कौन सा है, फर्स्ट ग्रुप के ही एलिमेंट है। ठीक है, आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है ना, तो इसकी वैलेंसी 1 हो गई, तो फिर ये फर्स्ट ग्रुप के ही एलिमेंट है, यानी अल्कली मेटल है, यानी ये डी और बी। क्लियर है, क्योंकि लिथियम है बाबू ये, है ना, हाइड्रोजन हीलियम लिथियम। 38, राइट द फॉर्मूला ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड व्हेन एलिमेंट ए, एटॉमिक नंबर 19 है, कंबाइन विद, तो देखो एटॉमिक नंबर है ना 19, तो 2881 ये जरूर लिख लिया करो, है ना। और कंबाइन विद द एलिमेंट बी, अच्छा ये ए है और ये आपका बी है, तो 287 हो जाएगा, है ना, एटॉमिक नंबर 17 है। ड्रॉ इट्स इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड। तो समझो बात को, देख बाबू, इसके आउटर मोस्ट में 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, इसका आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है। अगर इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाए तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट, जिससे ये स्टेबल हो जाएगा, और ये 1 इलेक्ट्रॉन लॉस कर दे तो इसकी ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगी 8, जिससे ये स्टेबल हो जाएगा। क्लियर, तो ये इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली ट्रांसफर कर दिया जाएगा बी को, और जब इलेक्ट्रॉन का कंप्लीटली ट्रांसफर हो जाए और जो बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है उसको बोलते हैं आयनिक बॉन्ड, और इस तरीके से जो कंपाउंड बनते हैं उसको हम बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। क्लियर, वैसे मैं आपको अच्छे से लिख के दिखाता हूं। देखो, तो ए आपका पोटाशियम ही है और बी है ना, 17 है ना, तो क्लोरीन है। ठीक है, अब समझो, अब पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर देगा, 1 इलेक्ट्रॉन बाबू ये अपना लॉस कर देगा, तो क्या बना देगा K+। ठीक है, अब ये जो है क्लोरीन उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, जैसे क्या बना देगा एनायन, है ना, Cl-। ओके, तो आपका K+ और Cl-, ये एक दूसरे के साथ, इसको रहने दो, प्लस ना लिखो यहाँ पे फिलहाल, 1 इलेक्ट्रॉन डिनोट कर दो, इसके आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन, इस तरीके से। ठीक है, तो पोटेशियम ने 1 इलेक्ट्रॉन अपना लॉस कर दिया, क्लोरीन ने उसी इलेक्ट्रॉन को गेन कर लिया। अच्छा, डिफ्रेंशिएट कर दे ताकि इसको मैं क्रॉस ले लेता हूँ। ठीक है, ये रहा क्लोरीन आपका, तो 1 इलेक्ट्रॉन पोटेशियम का और 7 अपने। ठीक है, या फिर इसे आप इस तरीके से भी डिनोट कर सकते हो। आई थिंक मेरी बात अच्छे से समझ में आई होगी। आप इस तरह से शेयरिंग नहीं करोगे, ये है ना, ये कोवेलेंट बॉन्ड बनता है जब ऐसा करते हैं हम लोग। आयनिक बॉन्ड के केस में शेयरिंग नहीं होती, इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर हो रहा है, तो एक पे पॉजिटिव चार्ज और एक पे नेगेटिव चार्ज, जो गेन करेगा उस पे नेगेटिव, जो लॉस करेगा पॉजिटिव। तो ये रहा आपका व्हाट इज द नेचर ऑफ द बॉन्ड फॉर्म, तो डेफिनेटली आयनिक बॉन्ड होगा ये, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट शेयरिंग हो रही है, ट्रांसफर हो रहा है। 39, अरेंज द फॉलोइंग एलिमेंट इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर मेटालिक कैरेक्टर। ठीक है, तो बाबू साइज को कंपेयर कर लो, बस आप साइज को कंपेयर कर लोगे ना तो मेटालिक कैरेक्टर डेफिनेटली आप अच्छे से बता सकते हो। तो देख लेते हैं क्या होगा। मैग्नीशियम की बात करें तो बाबू ये ग्रुप सेकंड का एलिमेंट हो जाएगा, और कैल्शियम की बात करें तो ये भी ग्रुप सेकंड का ही आ जाएगा ना, और सेकंड ग्रुप में आ जाएगा। और पोटाशियम की अगर हम बात करें तो ये फर्स्ट ग्रुप में आता है। गैलियम की बात करें तो ये, सॉरी जर्मेनियम की बात करें तो ये फोर्थ ग्रुप का एलिमेंट है, फोर्थ मतलब 14 ग्रुप का एलिमेंट है। ठीक है, और गैलियम की अगर आप बात करो तो ये ग्रुप 13 का है।
ठीक है। तो देखो मैग्नीशियम के नीचे आ जाएगा आपका कैल्शियम, ठीक है, और फर्स्ट में आपका पोटाशियम है ना, तो फर्स्ट, एक मिनट बाबू, ये आपके सामने मैंने पीरियोडिक टेबल ही ले लिया ताकि यहाँ से आप समझ सकते हो, मैं यहाँ लिखता टाइम लग जाता मेरे को। देखो यहाँ पे पोटाशियम है, ठीक है, तो ये देखो किस पीरियड में है आपका, थर्ड पीरियड में, ठीक है बाबू, और सॉरी फोर्थ पीरियड में है, क्योंकि 2881 तो फोर्थ पीरियड का एलिमेंट है। और आपका उसके बाद है कैल्शियम, तो कैल्शियम देखो ये रहा आपका, ठीक है, उसी पीरियड में। उसके बाद है जर्मेनियम, जर्मेनियम जर्मेनियम आपका ये रहा, ठीक है। उसके बाद इधर है आपका गैलियम, ध्यान से देखना है आपको। फिर मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, पोटाशियम, 4 हो गए, बचा कौन, फिर मैग्नीशियम बच गया, ठीक है। तो ये रहा मैग्नीशियम आपका, ध्यान से सीखो अच्छे से। अगर मैं मैग्नीशियम को फिलहाल इग्नोर करता हूँ, क्योंकि मुझे करना पड़ेगा, उसका रीज़न मैं बता रहा हूँ, क्योंकि बाबू एक ही पीरियड के सारे एलिमेंट आपको दिख रहे हैं चारों, ठीक है। और हमें पता है कि जब आप अक्रॉस पीरियड मूव करते हो लेफ़्ट टू राइट, देन मैसेज केस में आपकी साइज़ घटती है, मतलब एटॉमिक साइज़ डिक्रीज होती हैं, क्लियर। तो यहाँ पे मैं इसका ऑर्डर लिखूँगा, मैग्नीशियम को भी हटा करके, ध्यान से देखेंगे आप। तो पोटाशियम का साइज़ सबसे बड़ा, ठीक है, उसके बाद कैल्शियम, देन आपका गैलियम हो जाएगा, उसके बाद आपका जर्मेनियम हो जाएगा, ओके। लेकिन अभी मैग्नीशियम अवेलेबल है यहाँ पे। तो अगर मैग्नीशियम और कैल्शियम की साइज़ की हम बात करें तो किसकी साइज़ बड़ी होगी? कैल्शियम की साइज़ बाबू बड़ी होगी किससे? मैग्नीशियम से, डेफिनेटली। क्यों? क्योंकि डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज होती है, डाउन द ग्रुप साइज़ इंक्रीज होती है अगर एक ही ग्रुप की बात कर रहे हो तो मैग्नीशियम की जो साइज़ है बाबू ये कैल्शियम से बड़ी है, ये बात तो क्लियर हो गया। तो उसके बाद कैसे लिखोगे आप, यानी यहाँ पे आपको इंसर्ट करना होगा मैग्नीशियम को, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम से छोटी होती है मैग्नीशियम की साइज़, क्लियर है, याद रखोगे, है ना। क्या? डाउन द ग्रुप साइज इंक्रीज होती है और अक्रॉस द पीरियड साइज डिक्रीज होती है, क्लियर। तो इसी तरीके से आप अरेंज करोगे बाबू, रटना नहीं है, समझना है। और इसी तरीके से डिसाइड करोगे कि हाँ किसका साइज किससे बड़ा होगा। तो इसलिए देखो मैंने 4 एलिमेंट थे, चारों एक ही ग्रुप एक ही पीरियड के थे, तो मैंने इसको कंपेयर करके लिख दिया। फिर हमें देखना था एक ग्रुप में, ठीक है, तो हमने देखा कि अरे मैग्नीशियम के ठीक नीचे कैल्शियम आ रहा है, तो कैल्शियम की तो साइज़ बड़ी होगी मैग्नीशियम से, तो पहले मैग्नीशियम आएगा, उसके बाद कैल्शियम आएगा, ठीक है, क्योंकि कैल्शियम की साइज़ बड़ी होती है। क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। आइडेंटिफाई द एलिमेंट विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टी एंड अरेंज देम इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। एन एलिमेंट विच इज अ सॉफ्ट एंड रिएक्टिव मेटल, है ना। तो सॉफ्ट बाबू कौन होता है? सोडियम हो गया, ठीक है, और रिएक्टिव मेटल है, ओके। अब इसी के साथ दूसरा आपका पोटाशियम हो गया, सॉफ्ट और रिएक्टिव मेटल हो गया, ओके। सोडियम और पोटाशियम, देखो मेटल की प्रॉपर्टीज़ अगर आप पढ़ोगे तो उसमें बोला जाता है कि मेटल जनरली हार्ड होते हैं, ठीक है, लेकिन ये सोडियम पोटाशियम उसमें एक्सेप्शनल है, ये सॉफ्ट होते हैं, ठीक है। नाइफ से इन्हें कट कर सकते हो, इनको काट सकते हो आप। तो सोडियम और पोटाशियम, तो अब अगर आप बात करोगे इन दोनों की रिएक्टिविटी ऑर्डर की, तो सोडियम की रिएक्टिविटी ज़्यादा होगी या पोटाशियम की? सोचो, डाउन द ग्रुप जा रहे हो, साइज इंक्रीज होगी, साइज इंक्रीज होती है, या फिर ऐसे बोले कि मेटालिक कैरेक्टर भी इंक्रीज होती है, ठीक है, तो आपका पोटेशियम मोर रिएक्टिव होगा, क्लियर। बी है द मेटल विच इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइम स्टोन, है ना। लाइम स्टोन यानी आपका क्या है? कैल्शियम कार्बोनेट, क्लियर। तो ये कैल्शियम कार्बोनेट यानी कैल्शियम, और द मेटल विच इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइम स्टोन, ठीक है। तो इसमें क्या क्या यूज हो जाएगा बाबू? कैल्शियम ही ना। अच्छा, ऑर्डर नहीं पूछा है, पहले की तरह ऑर्डर नहीं पूछा है, ठीक है। तो द एलिमेंट विच इज एन इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लाइम स्टोन, तो आपको कैल्शियम लिख देना है। सी है द मेटल विच एग्जिस्ट इन लिक्विड स्टेट एट रूम टेम्परेचर, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है बाबू, है ना। एक ऐसा मेटल जो रूम टेम्परेचर पे लिक्विड स्टेट में होता है वो बाबू आपका मरकरी है, ठीक है। फिर ऐसे ही क्वेश्चन अगर पूछ दे कि ऐसा नॉन मेटल बताओ जो लिक्विड होता है, तो उसके लिए आप बताओगे ब्रोमीन, क्लियर। 41
Properties of the element are given below. Where would you locate the element in periodic table? A soft metal stored under kerosene. तो पहले तो ये डिसाइड करना होगा ना कि ये मेटल कौन सा है ना? तो सॉफ्ट मेटल है, केरोसिन के अंदर रखा जाता है। तो एग्जाम्पल इसका क्या है बाबू? कैल्शियम, सॉरी कैल्शियम बोल रहा हूँ, पोटाशियम या सोडियम, तो दोनों ही हैं, ठीक है। ओके नेक्स्ट, तो इनका ऑर्डर लिख लोगे, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। बी है एन एलिमेंट विद वेरिएबल वैलेंसी स्टोर्ड अंडर वाटर। तो ये इंपॉर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूँ। देखो वेरिएबल वैलेंसी की अगर आप बात करते हो ना, तो वेरिएबल वैलेंसी में आपका फॉस्फोरस भी आ जाता है बाबू, नाइट्रोजन भी आ जाता है ना। फॉस्फोरस हो गया, नाइट्रोजन हो गया, फिर आपका सल्फर भी आता है। लेकिन यहाँ पे बोला गया कि एन एलिमेंट विद वेरिएबल वैलेंसी स्टोर्ड अंडर वाटर, तो बेस्ट होगा कि आप यहाँ पे फॉस्फोरस दें, ठीक है। ओके, an element which is tetravalent and forms the basis of organic chemistry, ठीक है। हाँ, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पाऊँ तो पूरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है? कार्बन से रिलेटेड है, कार्बन और हाइड्रोजन से, ओके। और टेट्रावैलेंट बोल दिया है, तो कार्बन ही है जिसकी वैलेंसी टेट्रावैलेंसी होती है, और पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री इसी से डिफाइन होती है। ये रहा आपका सी क्वेश्चन का आंसर। देखो अभी भी बहुत बच्चों के दिमाग में चल रहा होगा कि ये बी में मैंने फॉस्फोरस ही क्यों बोला, तो नाराज़ नहीं होना है आपको। आप फॉस्फोरस, नाइट्रोजन, सल्फर तीनों में आप किसी को भी लिख सकते हो, ठीक है। इसके आगे हमने एलिमेंट कंसिडर नहीं किया क्योंकि आपको 20 तक ही लिमिट करके रखना है आपको, ठीक है। डी है एन एलिमेंट विच इज एन इनर्ट गैस विद एटॉमिक नंबर 2 हीलियम। ये रहा आपका, है ना। एन एलिमेंट हुज थिन ऑक्साइड लेयर इज यूज टू मेक अदर एलिमेंट कोरोजन रेजिस्टेंस बाय द प्रोसेस ऑफ एनोडाइजिंग, ठीक है। तो बाबू जो ये एनोडाइजिंग प्रोसेस होता है ना, ये आपका इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस होता है ना, जिसमें एल्युमिनियम की लेयर चढ़ाई जाती है। तो ये आप हो जाएगा आपका Al।